हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ फिलर, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिलर से, आपको फिलर्स के साथ साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझाई जाएगी। ये वीडियो स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बनी हुई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज इट फाउंड देम डैश। यानी कि देखिए यहाँ पे जो फ्रेज़ यूज़ हुई है वो हुई है गेव इन। गेव इन का मतलब होता है कि मान जाना, यानी कि जो कंपनी थी, ठीक है, वो उनकी जो डिमांड्स थी एम्प्लॉयज़ की वो मान गई थी। क्यों मानी थी? क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयज़ की जो मांगे होंगी शायद वो लॉजिकल मांगे होंगी, रीज़नेबल मांगे होंगी, इसीलिए मानी गई होंगी। अगर इरीज़नेबल मांगे होती तो कंपनी कभी ना मानती। तो आपको इसमें एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको जो हमारा क्वेश्चन है उसका सेंस पता लगाना है कि जहाँ पे जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव वर्ड आएगा या फिर नेगेटिव वर्ड आएगा। जैसे आप ये पता करा लेंगे कि जहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आ रहा है तो जो भी हमारे ऑप्शंस में नेगेटिव वर्ड होंगे आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आप पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ बढ़िएगा, फिर उसे फिट करके देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है क्या उसमें वो फिट बैठ रहे हैं वर्ड कंटेक्चुअली भी, और जो उसका मीनिंग है, ग्रामर भी है, साथ में जो उसका सेंस है, दोनों ही चेंज ना हो। तो देखिए जहाँ पे जो बातें हो रही थी कंपनी की, तो कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ की डिमांड को मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो एम्प्लॉयज़ की मांग थी वो क्या लगी होंगी, रीजनेबल लगी होंगी। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है इलीगल। इलीगल यानी कि गैरकानूनी, नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है। इरेशनल मतलब जिनका कोई लॉजिक ना हो, बिना तर्क के, तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये भी हम काट सकते हैं। आगे हमारा वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है कि जो चीज़ें लॉजिकल हो, जो चीज़ें रीजनेबल हो, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे हम फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा फॉर्मिडेबल। इसका मतलब होता है जिस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगे, जो चीज़ भयानक हो, उसे हम फॉर्मिडेबल बोलते हैं। तो ये भी नेगेटिव वर्ड चला गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड यही बचा हमारा, लेजिटिमेट। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए जहाँ पे मैंने फॉर्मिडेबल का मतलब लिख दिया है, यानी कि इंस्पायरिंग फियर, यानी कि जो डर पैदा करने वाला हो। हिज मदर इज़ अ रैदर फॉर्मिडेबल लेडी। नेक्स्ट बात करते हैं। द बिजनेस परस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट डैश, सो आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। वेंचर होता है कि आप कोई चीज़, नई इन्वेस्टमेंट, नई कैपिटल स्टार्ट करें, नई बिजनेस स्टार्ट करें, उसे वेंचर बोलते हैं। तो जब बिजनेस परस्पेक्ट था, यानी जो बिज़नेस का आइडिया आया था, मुझे क्या लगा, बहुत ज़्यादा डैश लगा, तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि मेरे साथ जो बिज़नेस में पार्टनरशिप कर ले, ताकि जो हमारा बिज़नेस है वो शुरू कर सकें। तो उसे क्या, अपना बिज़नेस क्या लगा होगा कि जो उसका बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है, इसलिए तो उसने अपने फ्रेंड को आगे मनाया कि हम इकट्ठे मिलके बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब वर्ड्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको सारे वर्ड्स एक जैसे लगेंगे। यहाँ पे एलिमिनेटिंग का ऑप्शन ज़्यादा काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो सेंस है, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो देखिए क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमारा ल्यूक्रेटिव, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको प्रॉफिटेबल लगे, बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल लग सकता है, बिल्कुल वर्ड आ सकता है। आगे ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है कि आप जिसके प्रति काफ़ी क्या हो, मतलब आपको शक हो, आप श्योर ना हो, यानी कि नॉट श्योर। इसका सही हमारा मतलब बन सकता है नॉट श्योर। तो वो इसमें कहा गया हमारे सेंस में कि जो मतलब वो था, वो अपने बिजनेस को लेके काफ़ी प्रॉफिटेबल था, उसे लग रहा था कि जो बिजनेस है फ़ायदा देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नॉट श्योर नेगेटिव वर्ड चला गया, नहीं आएगा, तो आप सेकंड काट सकते हो। अब आगे वर्ड हमारा फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आगे फ्लरिश करे, यानी कि जो चीज़ आगे आगे बढ़े, इसके बाद बढ़े, ठीक है ना, उसे फ्लरिशिंग बोलेंगे। और फोर्थ वर्ड है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब होता है जो चीज़ रिच हो, वेल्थी हो, उसे हम प्रॉस्पेरस बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी फ्लरिशिंग और ल्यूक्रेटिव में। तो ल्यूक्रेटिव मतलब होता है कि जो चीज़ आपको प्रॉफिट दे सके, और फ्लरिशिंग होता है जो चीज़ आगे बढ़ सके, यानी कि आगे प्रॉफिट दे रही है आपको, जो चीज़ फ्लरिश कर रही है, पहले से ही फ्लरिश कर रही है, यानी कि पहले से ही आपको प्रॉफिट दे रही है। बट ल्यूक्रेटिव यानी कि आपको जो चीज़ प्रॉफिटेबल लगे। तो यहाँ पे आपको जो बिजनेस ऑफर है, जो बिजनेस परस्पेक्ट है, आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिटेबल लग रहा है। अभी वो फ्लरिश करना स्टार्ट नहीं किया बिजनेस, ठीक है ना, फ्लरिश अभी नहीं हुआ है, अभी तो वो सोच ही रहे हैं कि उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा हमारा फर्स्ट वन।
तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा समझ आया होगा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन को क्यों चूज़ किया, वाई नॉट थर्ड ऑप्शन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड मतलब लिख दिए हैं, ल्यूक्रेटिव और फ्लरिशिंग के। ल्यूक्रेटिव क्या है, प्रॉफिटेबल, यानी कि जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल लगे या फिर आपके लिए एक सरप्लस अमाउंट प्रोड्यूस कर सके। और फ्लरिशिंग है टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, ठीक है ना, जो आगे आगे सक्सेसफुल वे में डेवलप हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, वेर माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया हम मॉल चलते हैं लंच के लिए, मैं क्या एग्रीड कर गया, यानी कि मैं मान गया, एकदम से मान गया, झट से मान गया। तो उसे हम बोलते हैं एडवांस, यानी कि मैं एकदम से मान गया उस बात को, ठीक है। और एट ईज का मतलब होता है कि बड़ी आसानी से मान गया, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बात आ रही है कि मैं एकदम से मान गया, आई एग्रीड एट इज, क्योंकि यहाँ पे कोई बात तो कर नहीं रहा कि जो फ्रेंड ने उसे मनाने की कोशिश की फिर वो आसानी से मान गया, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि टाइमिंग की। उसने मुझे, फ्रेंड ने मेरे पूछा, सजेस्ट किया कि हम लंच के लिए चलते हैं, मैं एकदम से मान गया। तो इसलिए जहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या होगा, इमीडिएटली, एट द सेम टाइम। और एट लार्ज का मतलब होता है एज अ होल, इन जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस एज दे कुड नॉट रियली मेक आउट द फोकस ऑफ अ डिस्कशन। इनकी जो स्पीच थी वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही, क्योंकि जो स्पीच का फोकस था वो निकाल ही नहीं पा रहे थे कि स्पीच का मेन फोकस क्या है, वो किस बारे में डिस्कशन करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड पहले पढ़ते हैं, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस होता है कि जो चीज़ काफ़ी, मतलब आप पढ़ते हो ना कि जो हम पढ़ते हैं साइंस में कि कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं, यानी कि जो एक संपर्क से आने से पहले दूसरे संपर्क में फैल जाते हैं। जैसे कि जो कोरोना वायरस है ये भी क्या कॉन्टेजियस डिजीजेस है, यानी कि आपके एक संपर्क से आने से ये फैल सकता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्करेंट होता है जो चीज़ साथ साथ में चले। फिर कॉन्टेमिनेटेड होता है कि जो चीज़ गंदी हो, डर्टी हो, जिसे बोलते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो वाटर है वाटर साफ़ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, जहाँ पे बात की जा रही है स्पीच की। तो इसका सही आंसर बैठेगा कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो चीज़ कम्प्लेक्स हो, यानी कि कम्प्लेक्स आप उस चीज़ को बना दें। यानी कि उस आदमी ने स्पीच दी थी बट उसकी स्पीच ऐसी थी कि लोग कम्प्लेक्स हो गए, कम्प्लेक्स तरीके से स्पीच दी, ताकि लोग, इससे क्या हुआ, लोगों का फोकस नहीं हो पाया उसकी स्पीच पे। तो इसका सही आंसर बैठेगा हमारा 4th 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कॉन्वर्टेड का मतलब स्पेशली ऑफ एन आर्गूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, यानी कि ऐसी आर्गूमेंट दे रहे हो, आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो समझने में, उसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। द फिल्म इज लेट डाउन बाय कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट इन विच नथिंग रियली हैपन्स, यानी कि जो फिल्म थी, लेट डाउन का मतलब होता है कि नीचे गिर जाना, नीचे गिर जाना मतलब इन सेंस ऑफ कि फिल्म की जो ऑडियंस थी उसे वो फिल्म पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट था, कम्प्लेक्स प्लॉट था, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, बस ऐसे बना दिया गया था जो कि फिल्म में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। आगे बात करते हैं, इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर बट वॉज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज, यानी कि एक छोटा सा मतलब क्वाइट अ डैश मैटर, आप समझने, देखिए सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होगा। इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर बट एस्केलेटेड मतलब होता है कि उसे बढ़ा चढ़ा देना, बट एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज, क्या हुआ कि उसे मीडिया कवरेज की वजह से बढ़ा चढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, वो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस है आपस में जुड़े हुए हैं बट से, जहाँ पे अगर बट हमारा आ जाए तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा और सेकंड पार्ट में होगा दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एस्केलेटेड, एस्केलेटेड होता है बढ़ाना चढ़ाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा हमारा स्मॉल, यानी कि ट्राइवल मैटर था, जितना ट्राइवल मैटर, ट्राइवल का मतलब होता है कि बहुत तुच्छ सा, बहुत ही मतलब जिसकी कोई हम बात ही करना ना चाहें, वो कुछ इस तरीके का मैटर होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एस्केलेटर मतलब उन्होंने मैटर बहुत छोटा था, उन्होंने मैटर बढ़ा दिया। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो बट आ जाए तो वो दोनों सेंटेंसेस आपको क्या करेंगे, कॉन्ट्रारी करेंगे, ऑपोजिट में आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइवल। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम तो हम्बल होता है, आप किसी से काफ़ी हम्बली बात करो, सॉफ्ट तरीके से बात करो। स्टिंकी का मतलब होता है कि आप बहुत ही नकचड़े से हो, इस तरीके से। घासली होता है कि आप काफ़ी हॉरर टाइप से होते हैं ना, उन्हें हम घासली बोल देते हैं, यानी कि हॉरिफाइंग चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर बैठेगा सेकंड 1 ट्राइवल। आगे, द मदर सेड टू हर सन यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो डैश। तो मदर अपने बच्चे को कहती है कि तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम हमेशा ही ऐसे ही रहोगे, हमेशा क्या रहोगे ऐसे, हमेशा जिद्दी,
यानी कि ऐसे ही है ना कि आप जो करते हो हमेशा आप जो चाहते हो वही करते हो, यानी कि आप हमेशा क्या रहोगे, आप जिद्दी रहोगे। तो देखिए हमारे ऑप्शंस पढ़िए। जो स्टबर्न का मतलब वही होता है जिद्दी, ठीक है ना। जो बच्चा मतलब जिद करे, आपको किसी भी चीज़ की जिद बना हो, ठीक है ना। रीजनिंग होता है कि आप पढ़ते हो रीजनिंग में, यानी कि आप रीजनिंग से काम करो। यहाँ पे रीजनिंग की तो बात हो ही नहीं रही है। तो आगे विड्रॉन, यानी कि आप वापस ले लेना किसी चीज़ को, नहीं। ऑकवर्ड होता है कि काफ़ी चीज़ ऑकवर्ड, आप बोलते हैं ना कि ये तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं ऑकवर्ड, यानी कि काफ़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाना। पर यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है कि वो बच्चा था काफ़ी ज़िद्दी था। तो इसका सही आंसर बैठेगा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर। हमारे जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान है, उसे जो नेचर के साथ क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसमें बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे भी काफ़ी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स पॉजिटिव में दे रखे हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होगी। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो आपकी वोकैब है वो काफ़ी अच्छी हो, आपको हर एक वर्ड का यूसेज पता हो। इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मेरी राय है, अगर आपका पेपर में इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट आता है और आप जो ऑप्शंस हैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं सारे पॉजिटिव दे रखे हैं। आप इसमें से किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस वर्ड का पर्टिकुलर यूजेस ना पता हो। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है हमारा, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें क्या रहना चाहिए, जो नेचर के साथ क्या रहना चाहिए, प्यार के साथ, उनके हारमोनी के साथ रहना चाहिए। देखिए जो वर्ड है काइंडनेस, काइंडनेस हम यूज़ करेंगे कि अगर आप देखिए कोई दयालु होना, काइंडनेस मतलब किसी के प्रति दयालु होना। अब आप प्लांट्स के प्रति दयालु थोड़ी हो सकते हो। दयालु मतलब कि अगर आपने कोई गरीब देख लिया, आपको उसके प्रति दया आ गई तो आपने उसे खाना दे दिया, वो होती है दयालुता। प्लांट के प्रति आप दयालुता नहीं दिखा सकते। फिर प्लेजर होती है खुशी ने, तो खुशी के साथ यहाँ पे वो भी बात नहीं की जा रही। एडमायरेशन होता है कि आप उसकी तारीफ करें। अब प्लांट की हम तारीफ तो नहीं कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि आपको प्लांट के साथ क्या रहना चाहिए, हारमोनी में। हारमोनी मतलब कि देखिए हम जो हमारा नेचर बना हुआ है, हमने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी के एडवांस में आपके हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद भी अपने आप को एडवांस करना है और साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें भी बचा के रखना है। तो हमें उनके साथ क्या, हारमोनी, यानी कि एक संगम में, जब संजम में रहना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये होगा। तो इसका सही आंसर जो फिट बैठेगा वो बैठेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ डैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज़ रिटायर फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज डैश। यहाँ पे ईडम का क्वेश्चन है, एक तरह का ईडम का फिलर है। यानी जो कृष्णा मूर्ति थे वो रिटायर हो गए अपनी कंपनी से, जो अब उनकी डॉटर है वो क्या है। इन द डॉग वर्स मतलब होता है कि काफ़ी बेकार पोजीशन में है। जो डॉग वर्ड है वो मतलब इंडिकेट ये करता है काफ़ी जो बैड पोजीशन में होना, तो नहीं। इन द ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट का मतलब होता है कि आपको जो ड्राइवर का, अब इसका समझने की कोशिश कीजिए। ड्राइवर सीट मतलब कि आप ड्राइवर की सीट पे बैठे हो, यानी कि आपके जो कार है, आपकी जो कार होगी वो आपके कमांड में है। तो इसका जो इसका हमारा क्वेश्चन है उसका भी अर्थ यही निकलता है कि जो कंपनी थी उस कंपनी से कृष्णा मूर्ति रिटायर हो गए, उसके बाद जो कंपनी की कमांड थी वो किस में हाथ में आ गई, डॉटर के हाथ में आ गई। आगे इन द लैप ऑफ लग्जरी, लैप ऑफ लग्जरी मतलब कि आप काफ़ी लग्जरी में जी रहे हो, बट यहाँ पे लग्जरी की बात नहीं की जा रही, ना ही इन द पिंक की बात है। तो इसका सही आंसर फिट बैठेगा वो बैठेगा इन द ड्राइवर सीट। सेकंड वन इज द राइट आंसर। राइट फ्रॉम द बिगनिंग डैश गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन द डैश ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं, मैंने आपके लिए हर क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल सके जो एसएससी के एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो मैंने सभी तरीके के एग्जाम्स जो क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि जो एसएससी है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। इडियम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा, आर्टिकल बेस्ड भी पूछेगा, प्रपोजिशन बेस्ड भी पूछेगा, हर एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो ये है आर्टिकल का क्वेश्चन। राइट फ्रॉम द बिगनिंग द डैश गवर्नमेंट फोकस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी कंट्री की बात की जा रही है कि जो हमेशा शुरू से गवर्नमेंट का फोकस कहाँ रहे हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में रहा है। यानी कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है और पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो दोनों ही हमारे जो फिल द ब्लैंक्स हैं दोनों में क्या आएगा, दादा आएगा। वो जो दा वर्ड होता है वो क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि जहाँ पे जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बात करें तो जहाँ पे हमें पर्टिकुलर दा कंट्री लिखा हुआ है तो यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है और उसी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा फर्स्ट वन, दादा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैनी आइटम्स हैव मेड ऑफ आइवरी were dashed from a dealer in antiques by the custom authorities the Delhi airport।
देखिए आइवरी क्या होता है, आइवरी जो आपके होता है दांती हाथी के दांत होते हैं, उनमें से जो चीज़ें बनी होती हैं उसे हम आइवरी बोलते हैं। और जो इनका ट्रेड होता है वो काफ़ी इलीगल तरीके से ट्रेड होता है, क्योंकि इसके ट्रेड की मनाही है, ठीक है ना। तो क्या किया, कुछ आइटम से आइवरी के बने हुए एक डीलर से, एंटीक होता है जो चीज़ें पुरानी हो, तो डीलर से एंटीक्स में सामान बरामद किया गया कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अब एप्रोप्रिएटेड होता है कि जो चीज़ एप्रोप्रिएट हो, नहीं। कॉन्फिस्केटेड, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड जो वर्ड होता है उसका देखिए मतलब ही ये होता है कि टू सीज लीगली, यानी कि आपने कुछ चीज़ है वो लीगली सीज कर ली। लीगली सीज मतलब देखिए जो कस्टमर डिपार्टमेंट था उसकी ड्यूटी थी, इनकी उसने वो सामान पकड़ लिया, इनके उससे सामान क्या कर लिया, लीगली सीज कर लिया। नेक्स्ट होता है कि आपने ज़बरदस्ती छीन लिया, नहीं, यहाँ पे ज़बरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि जो सामान लिया है वो लिया है कस्टम डिपार्टमेंट है, जो कि उनकी ड्यूटी थी। फिर हाईजैक्ट का हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह, कई बार आपने सुना होगा ना कि जो टेरर अटैक्स होते हैं उसमें जो एरोप्लेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाईजैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। तो इसका सही आंसर बैठेगा इसलिए सेकंड वन, कॉन्फिस्केटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज अ होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन डैश द ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के पास क्या है, होप है, बेटर होप है कि हमें क्या करने में हेल्प कर मिलेगी वाइल्ड लाइफ को, जो कि कॉन्स्टेंटली थ्रेट फेस कर रही है, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, और जो वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स हमारे कुछ भी हैं, बात करें जंगली जानवरों की बात करें, सब क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टेंटली थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए पहले आप, सैल्वेशन। सैल्वेशन होता है गुलामी करना, यहाँ पे गुलामी की बात नहीं की गई है। गार्डिंग मतलब होता है जैसे आप अगर आप अपने घर में गार्ड रखते हो तो उससे बोलते हैं कि वो घर के क्या गार्डिंग करे, तो गार्डिंग की बात भी नहीं है। सुपरविजन होता है जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, एग्ज़ाम में क्या होते हैं, आपके सुपरविज़र होते हैं, यानी कि वो आप पे निगरानी रखते हैं कि आप काम सही से कर रहे हो, चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम सुपरविज़न करना। फिर आगे सही वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व करके रखना, उसे बचा के रखना। तो अगर आप देखिए इस ट्रिक को याद कर लीजिए, छोटी सी ट्रिक है कि जब भी अगर प्लांट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात की जाएगी तो जहाँ पे हम मोस्टली वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कंजर्वेशन, यानी कि उसे कंजर्व करके रखना। तो इसका सही आंसर फिट बैठेगा, वो बैठेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मैनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मैन एंड वोमेन इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी वोमेन आर पेड 21% लेस एज कम्पेयर टू मैन। इनकी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, मैन और वोमेन के बीच डैश कॉमन है। क्यों, तो जर्मनी में वोमेंस क्या है, उन्हें 21% लेस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, यानी कि कंट्रीज़ की बात की जा रही है, मैन और वोमेन के पे के बीच में बात की जा रही है। हमें एग्जांपल दीजिए जर्मनी की, जहाँ पे वोमेंस को कम दी जाती है, यानी कि उनमें जो पे के क्या अंतर है, डिस्पैरिटी है पे में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट है अनलाइकलीनेस। अनलाइकलीनेस मतलब जो चीज़ कभी ना हो सके, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई है। इक्विवेलेंस होता है कि इक्वल, यहाँ पे इक्वल पे सैलरी नहीं मिल रही है दोनों को। फिर आगे डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पे बात की गई है, वहाँ की है डिस्पैरिटी, यानी कि दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है उनकी पे के बीच में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश इन नॉर्थन आयरलैंड, बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज कम टुगेदर टू बिल्ड द मोनूमेंट ऑफ पीस। मोनूमेंट ऑफ पीस, अब देखिए जहाँ पे फिर से बट वर्ड आया है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो बट वर्ड आ जाए, जहाँ पे देखिए जहाँ पे बात कर रहे हैं पीस की, वो इकट्ठे आ गए पीस, मोनूमेंट ऑफ पीस बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, तो जहाँ पे हमारा वर्ड फिट बैठेगा नेगेटिव। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं, आपको पता होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें दो धाराएं बटी हुई हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। उनमें क्या लॉन्ग हिस्ट्री है डैश की नॉर्थन आयरलैंड में, बट जब उन्होंने मोनूमेंट ऑफ पीस बनाना था तो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग साथ में आ गए। तो यानी कि जो उनकी क्या है लॉन्ग हिस्ट्री क्या है, ट्रूथ होता है कि थोड़ा सा आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होना, एग्रीमेंट तो नहीं होगा दोनों के बीच में, कंटेस्ट होता है कि उनके बीच कंटेस्ट भी नहीं कुछ चल रहा था, तो उनके बीच क्या चल रही थी, उनके बीच चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो आपस में मतभेद होते हैं, उनके बीच वो चल रही थी। तो इसका सही आंसर बैठेगा हमारा फोर्थ वन। अब देखिए जो ट्रूथ वर्ड होता है वो होता है कि आपने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया आपके एनिमल्स के साथ, आपने ओपोनेंट के साथ क्या कर लिया,
एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आप क्या करोगे, आप अब स्टॉप कर दोगे, आप अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे किसी के साथ। तो द गुरिल्लास कॉल्ड अ 3-day ट्रूस, यानी कि उन्होंने 3 दिनों के लिए शांति वार्ता समझौता साइन कर लिया। तो आगे बात करते हैं। अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वॉज डैश विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years। ये वर्ड क्वेश्चन काफ़ी ईजी है कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था कॉलोनी में और जो काव्या को तो क्या कर दिया गया, विनर डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि जो विनर होते हैं हमेशा डिक्लेयर किए जाते हैं इन द एज ग्रुप 3 to 5 years। पब्लिसाइड होता है कि आप काफ़ी चीज़ कोई चीज़ पब्लिसाइड कर लो, एक्सपोज्ड भी नहीं होगा, डिस्क्राइब्ड भी नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा डिक्लेयर्ड। 4th वन इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस फोर्सेज हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। उनके जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन हो रही हैं अभी रिसेंट टाइम में, तो फोर्सेस को क्या कर दिया गया, डैश कर दिया गया है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस यानी कि वहाँ पे ऐसी कुछ लोकेशंस जहाँ पे जो वार के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जहाँ पे पता होता है कि दूसरी हमारी सेना, दूसरे देश की सेना हमारे ऊपर हमला कर सकती है, वहाँ पे फॉर इमीडिएट एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपने विदा कर दिया, आपने वापस भेज दिया। उनकी डिपार्टेड मतलब आप चले गए, किसी आप जर्नी में चले गए, उसे बोलते हैं हम डिपार्टेड करना। फिर वर्ड होता है डिप्लॉयड। जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उन्हें हम हमेशा क्या करते हैं, डिप्लॉयड करते हैं। तो इसका सही आंसर बैठेगा 2nd वन, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, कुछ भी फोर्सेस की बात करेंगे तो हम हमेशा उन्हें क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। फिर डिपॉजिट वर्ड यूज होता है मनी के टर्म में, और एक वर्ड है डिपोर्टेड। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब होता है कि आप किसी जर्नी में चले गए हो, और एक वर्ड है डिपोर्टेड। डिपोर्टेड का मतलब होता है कि आपने देखिए आप किसी देश में थे, आपने उस देश में कोई इलीगल काम किया, तो वो देश क्या करेगा, आपको दूसरे देश में क्या करेगा, जो उसका आपका खुद का देश होगा वहाँ पे आपको वापस भेज देगा, उनके आपको डिपोर्ट कर देगा कि आपने इलीगल काम किया, अब आपके जो देश है, जो आपका वतन है, आप उससे आप निपटिएगा अब। तो इसका सही आंसर बैठेगा हमारा 2nd ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट वेयरिंग अ सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस कुड क्रिएट अ बैड डैश ऑन क्लाइंट्स। यानी कि जो कंपनी मैनेजमेंट है उनका ओपिनियन क्या है कि अगर आप एक सूट और टाई पहन के नहीं आओगे वर्क प्लेस में तो क्या होगा, आपका एक बैड डैश होगा क्लाइंट्स पे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है कि आप किसी के प्रति प्रतिक्रिया दो। यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात नहीं मांग रही है। नोशन होता है, नोशन का मतलब होता है कि आपके प्रति क्या है, आप किसी के प्रति कोई भावनाएं बना लो। जो नोशन वर्ड होता है वो होता है कि लंबे टाइम तक आप किसी के साथ रहते हो तो आपको जो लंबे टाइम तक उस व्यक्ति के प्रति जो विचार बन जाता है उसे हम नोशन बोलते हैं। फिर आउटलुक भी वर्ड जहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। और हमारा एंड वाला वर्ड है इंप्रेशन, यानी कि इंप्रेशन, यानी कि जो अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहन के आओगे तो जो आपका क्लाइंट्स है उस पर क्या पड़ेगा, एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप कपड़े को देख के सबसे पहले इंप्रेशन डालते हो। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर बैठेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने विश किया कि जो अपनी धन दौलत है वो डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट कर देगा, ताकि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, यानी कि जो गरीबी से जो नीचे के दबे हुए लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट को लेके, यानी कि उन्हें ऊपर आने के लिए उनकी हेल्प करेगा। तो देखिए उनके पास जो क्या होगी, जो दौलत होगी काफ़ी सारी होगी, इसलिए वो डोनेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए। अब वर्ड देखिए। फर्स्ट है हमारा इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत मात्रा में। फिर है इल्यूसिव। इल्यूसिव होता है कि आप किसी भाग जाना, क्योंकि जिसे हम कैच ना कर सकें, नॉट एबल टू कैच। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंस। इंटेंस होता है कि काफ़ी चीज़ आप बोलते हैं ना, इंटेंस टॉपिक है, यानी कि गर्म मुद्दा है, गर्म टॉपिक है, आप बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम इंटेंस वर्ड। फिर होता है एमिनेंट। एमिनेंट होता है काफ़ी चीज़ कोई पॉपुलर हो, ठीक है ना, पॉपुलर होना या फेमस होना। एक होता है इमिनेंट, होता है काफ़ी मतलब उसी टाइम पे। एक होता है आई से वर्ड शुरू होता है इमिनेंट, ठीक है ना। एक क्या होता है एमिनेंट, होता है फेमस होना, और इमिनेंट होता है कि कोई चीज़ एकदम से हो जाना, यानी कि साथ साथ में हो जाना। और यहाँ पे जो फिट बैठेगा ऑप्शन वो बैठेगा इमेंस, यानी कि काफ़ी मात्रा में होना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंस इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज इन द विक्टोरियन ईरा। क्योंकि जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो अपने स्टाइल में डिफरेंट थे अपने राइटिंग से, मोस्ट ऑफ हिज डैश इन द विक्टोरियन ईरा।
उनके उनके जो वीरा जो मतलब ईरा था, जो विक्टोरियन एज थी, अपने जो चार्ल्स डिकेंस थे वो काफ़ी अलग थे। किनसे अलग थे? जो उनके साथ में मतलब रहते थे, उनके साथ वो काम करते थे। उनके साथ काम नहीं मतलब जो उनके ईरा में लोग थे, यानी कि जो उनके ईरा में और राइटर्स थे, उनकी बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कंटेम्प्रेरीज, इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब ही यही होता है कि जो आपके साथ में, जब हम बोलते हैं ना कि कंटेम्प्रेरी ईरा बोलते हैं, यानी कि जो साथ साथ में चलता है उसी हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। और जो वर्ड क्रोनिस होता है वो होता है कि जो आपके साथ काम करें, ठीक है ना, जो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हों उसे हम क्रोनिस बोल देते हैं। फिर क्रिटिक्स होता है कि जो चीज़ जो आपकी आलोचना करें उसे हम क्रिटिक्स बोलते हैं। फिर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी इसका ही सेम मतलब देता है क्रोनिस की तरह। तो इसका सही आंसर बैठेगा फिट, वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज़ अ वेरी डैश एक्टर। यानी कि वो क्या करती है, डिफरेंट रोल्स क्या बहुत अच्छे से निभाती है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टर है। तो देखिए वर्चुअस होता है कि काफ़ी कुछ चीज़ हो जो गुड हो, ठीक है ना। एक आपने वर्ड जो सुना होगा वर्च्यू एंड वाइस। जो वाइस वर्ड होता है वो होता है कि बैड होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है कि जो चीज़ आप, जो लोग होते हैं ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जिसे हम भुक्कड़ लोग कहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वोरेशियस। ये भी वर्ड काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप में क्या बहुत सारी स्किल्स हैं, उसे बोलते हैं वर्सटाइल। और फिर आगे वर्ड है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यानी कि जिसे हम टॉकटिव पर्सन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि जो वो लड़की है वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, वर्सटाइल एक्टर है, यानी कि वो उसके पास काफ़ी स्किल्स हैं, काफ़ी उसके पास एक्टिंग की नॉलेज है, इसलिए वो डिफरेंट रोल्स को बहुत अच्छे से प्ले कर पाती है। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। यानी कि जो ऑनर था वॉच हाउस का, वो अपने वॉचमैन पे क्या हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को अंदर आने दिया। तो जहाँ पे वर्ड देखिए इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब होता है काफ़ी किसी चीज़ में इंडल्ज होना नहीं। इम्पेशेंट भी नहीं हो सकता कि उसके प्रति इम्पेशेंट भी नहीं था। इनडिफरेंट होता है कि उसके प्रति उदासीन होना, इसी भी की बात नहीं की जा रही है। आगे वर्ड है इंडिग्नेंट। जो इंडिग्नेंट वर्ड होता है उसे बोलते हैं हम एंगर शो करना, यानी कि वो क्या था, उसके प्रति, वो वॉचमैन के प्रति एंगर हो रहा था क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को अंदर आने दिया। तो इसलिए इसका सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। शी गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर बिकॉज शी वॉज डैश इन फ्रेंच। यानी उसे क्या था, एक ल्यूक्रेटिव, यहाँ पे देखो फिर से ल्यूक्रेटिव जॉब आया। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या था कि जो चीज़ काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, काफ़ी मतलब आपको ऐसे भाने वाली लगे, आपको उसे देख के अच्छा लगे, तो उसे ट्रांसलेटर की जॉब मिल गई, क्योंकि उसे वो क्या थी, फ्रेंच में डैश थी। सफिशिएंट होता है कि काफ़ी मात्रा में होना, तो जहाँ पे कोई फ्रेंच की चीज़ तो है नहीं कि काफ़ी मात्रा में, तो उसके पास नहीं। एफिशिएंट होता है कि जो आप किसी कार्य में बहुत कुशल हो, तो एफिशिएंट वर्ड यहाँ पे आ सकता है। फिर आगे डेफिशिएंट। डेफिशिएंट होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, तो कमी तो नहीं थी उसके पास फ्रेंच की। और आगे वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या हो, जो हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, फ्रेंच लैंग्वेज की, यानी कि प्रोफिशिएंट मतलब कि आप उस लैंग्वेज में काफ़ी एफिशिएंट हो, आप काफ़ी उस लैंग्वेज में स्किल्ड हो, आप फ्लुएंट हो। सही वर्ड इसका बैठेगा कि वो क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज में क्या थी, फ्लुएंट थी, इसलिए उसे अच्छी नौकरी मिल गई। यहाँ पे जो एफिशिएंट वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं किसी कार्य के लिए, कुछ कुशल के लिए। पर जहाँ पे जो फ्रेंच बात करें, इसलिए हम वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे प्रोफिशिएंट। तो इसका सही आंसर हमारा बैठेगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए हर रोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स।